अच्छा जियो पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 साल से आपको पता है हम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल आपसे शेयर करते हैं, हम अपने वेट लॉस एंड फिटनेस जर्नीज़ आपको बताते रहे हैं और बताते रहे हैं कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया है वर्किंग आउट, एक्सरसाइज को। तो इसी इशू पे हम आज बात करेंगे और ये देख के आपको समझ भी आ गई होगी कि आज हम ये बड़ा अहम इशू है जिस पे हम बात करने वाले हैं। एक हालिया स्टडी में आपको बताएं इंकशाफ हुआ है कि मोटापे के शिकार लोगों की तादाद जो है दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। चेक दैट फिगर आउट। और मोटापे की रोकथाम के लिए मजबूत इक़दामात ना किए गए तो 2030 तक मोटापे के शिकार अफराद की तादाद दुगनी हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा। मतलब हमारे यहाँ जब नॉर्मल डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस ये हो ना कि किसी के कपड़े बन रहे हो, पर्टिकुलरली शादी ब्याह पे किसी के कपड़े बन रहे हो, चाहे लड़की के बन रहे हो लड़के के बन रहे हो, तो वो इसलिए खुले सिलवाए जाते हैं क्योंकि मोटे तो हो ही जाना है। मतलब दिस इज that much okay in our society. एक्सपेक्टेशन होती है कि ये तो वजन तो बढ़ेगा ही, वजन तो बढ़ी जाना है। और इसको ऑल्सो इसको मिला दिया जाता है एज के साथ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वजन भी बढ़ता है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। और मोटापे को सेहत के आलमी मसले के तौर पर देखा जा रहा है। अब गुज़िश्ता साल दुनिया भर में अंदाजन 37 लाख अफराद मोटापे के बायस मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। इट इज़ दैट सीरियस। और इसके खात्मे के लिए गेट्स फार्मा की जानिब से खसूसी मुहिम शुरू की जा रही है जिसके तहत हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसका भी आपने देखा भी है जिक्र। और इस हेल्पलाइन का मकसद लोगों को मोटापे से निजात के लिए रहनुमाई फराहम करना है और इस पे आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम नईम, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपने वक्त दिए। डॉक्टर साहब, एक तो ये इदराक होना भी मुश्किल होता है, थोड़े से सेंसिटिव भी ज़ाहिर है माशरा हो गया है, दुनिया हो गई है। किसी को आप कुछ कह दें तो ज़ाहिर है उसमें भी आपको मोहतात रहना पड़ता है। अब बताइए, हम यहाँ पे मोटापा या ओबेसिटी या वज़न की ज़्यादती एज अ बीमारी बात कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग से बिल्कुल दूर बात कर रहे हैं कि किस तरह आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मुतासर कर रहा है, कर सकता है। किस स्टेज पे या किस वज़न पे जाके मोटापा बीमारी या वज़न की ज़्यादती बीमारी बन जाती है? देखिए, मोटापे के स्टेजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूँ तो मोटापा ही एक बीमारी है। हमें लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल वेरिएंट है, जैसे हर किसी की पर्सनैलिटी के अपने वेरिएंट होते हैं ना। कुछ लोग ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, लेकिन वही ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी जब डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाए तो प्रॉब्लम होता है, ओसीडी बन जाए। इसी तरीके से मोटापा है। कुछ लोगों के जिस्म के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ऑलरेडी वो थोड़े से ओबेस होते हैं, थोड़े से ओवरवेट होते हैं, लेकिन जब वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं तो हम फिर उसको ओवरवेट और ओबेसिटी की डेफिनेशन में ले आते हैं। अगर हम WHO की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि जब आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा चर्बी, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो उसे मोटापा कहते हैं। अब वो जब जमा हो जाएगा तो डेफिनेटली वो डैमेज पैदा करेगा। कमर का साइज ना हमारे यहाँ यूजुअली ज़ेरे बहस रहता है। एग्जैक्टली, कमर ये जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है ये कितना होगा तो हम। अच्छा देखिए, वेस्ट सर्कमफेरेंस को हम यूजुअली सेकेंडरी क्राइटेरिया में डालते हैं। प्राइमरी क्राइटेरिया मेरा हमेशा से BMI रहता है, बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए। और हम एशियंस में अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा है तो ये ओवरवेट कहलाता है, 25 या उससे ज़्यादा है तो इसे ओबेसिटी कहते हैं। फिर सेकेंडरी क्राइटेरिया के अंदर ये आता है कि अगर आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस स्पेशली फीमेल्स का अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मेल का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, विथ BMI ज़्यादा होना, तो ये हाई रिस्क पोटेंशियल के अंदर आ जाता है कि और ज़्यादा। कुछ लोग और कुछ फैमिलीज रादर जो होती हैं वो प्री डिस्पोज्ड होती हैं, मतलब उनकी एक फैमिली चला आ रहा होता है कि सारे ही ओवरवेट होते हैं, वजन ज़्यादा होता है और बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि दिस इज़ हाउ वी आर। ये एक्सेप्टेंस जो है ये ऑलरेडी सोच लेना कि हम तो पूरा ख़ानदान ही इस तरह चले हुए आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, ये कॉन्सेप्ट गलत है। कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, मोटापा हमेशा से मल्टीफैक्टोरियल होता है। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो हम एशियंस की जेनेटिक्स ऑलरेडी मोटापे के लिए प्रोन है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पता है कहाँ से निकला? हम जो एशियंस या साउथ ईस्ट एशियंस हैं, पुराने ज़माने के अंदर होता यह था कि यहाँ खाने की कमी थी, गरीब लोग थे, बहुत खाना कम हुआ करता था, तो हमारी बॉडी ने जिस्म को ऐसे अडॉप्ट किया कि जो खाना खाया जाता था वो उसे लिपिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती थी। अब हमारे जीन्स भी चेंज हो गए। अब वो खाने की कमी तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे जीन्स अभी वैसे के वैसे ही। यही रीज़न है कि हम कम खाकर भी मोटे हो जाते हैं। अब सवाल है कि हम इसमें करें ही क्या? तो इसका जवाब है कि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कैलोरीज इंजेस्ट करते हैं और आप कैलोरीज बर्न करते हैं। अगर आपकी इंजेक्शन ज़्यादा है, बर्निंग कम है, यानी आप खाना ज़्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो ज़ाहिर है वो चर्बी में कन्वर्ट हो गया। देखिए, ये कहना आसान है, लेकिन जो लोग एक्चुअली इसका शिकार होते हैं उनके लिए अपनी भूख पे काबू रखना, भूख कंट्रोल रखना या
बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना एक चैलेंज हो जाता नहीं, है। और फिर भूख के साथ साथ और कितनी चीजें हाँ। होती हैं, गुस्सा होता है, एक आपका शॉर्ट एनर्जी टेम्पर आप हो ड्रेन जाते होता है, हैं, एनर्जी लॉस होता है। काम अब पे ऐसे में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब फिर अब जाहिर है एक वर्किंग आउट, जिम, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर हमने देखा दुनिया में अमीर लोगों ने प्राइमरीली, आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले जो चेंज आता है ना, अब कोई भी अमीर आदमी मोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास अफोर्डेबल, उनके वो बर्दाश्त कर सकते हैं पैसा खर्च करना ऐसे सॉल्यूशंस पे जिससे वो अपना वजन कम कर लेते हैं। या फिर कोई भी अमीर आदमी अब गंजा नहीं होता। यू नो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड It is how नाउ। it is. GLPs यानी कि मोटापा कम करने वाली दवाइयाँ, लोगों ने लाखों रुपए के इंजेक्शन मिलते थे जिनको मुख्तलिफ नामों से दुनिया जानती है, वो इस्तेमाल करना शुरू किए। क्या वो सही होते हैं? सेफ होते हैं? देखिए ये ना बड़ा कंपेरेटिव सवाल है आपका, ठीक है। अगर हम फार्मेकोथेरापी की बात करें कि किसको ड्रग देनी है, किसको मेडिसिन देनी है, तो इसमें गाइडलाइन बड़ी क्लियर है। अगर आपका BMI 25 या उससे ज़्यादा है एशियन पॉपुलेशन में, तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मेडिसिन के काम होते हैं। हम इसे कहते हैं रिस्क बेनिफिट रेशो। रिस्क बेनिफिट रेशो क्या होता है? आपको क्या बेनिफिट होंगे मेडिसिन लेने से? एक मोटा बंदा अगर GLP थेरापीज़ लेकर अपना वज़न कम करेगा तो दिल के दौरे से बच जाएगा, डायबिटीज़ से बच जाएगा, ब्लड प्रेशर से बच जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से बच जाएगा, जिगर की खराबी से बच जाएगा, घुटनों की खराबी से बच जाएगा, कमर के मोहरों की खराबी से बच जाएगा। ये बेनिफिट्स हैं। रिस्क क्या है? रिस्क है मैदे में जलन हो सकती है, वॉमिट हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये जर्नल से रिस्क है। मैं अपने मरीजों को मैनेजेबल है, तो इन रिस्क को अगर मैं रखूं और इन बेनिफिट्स को रखूं तो ज़मीन आसमान का फर्क है। ये कोई कोर्स होता है जिसको करना पड़ता है, और इट इज जिस तरह इंसुलिन लगती है आपको, ये सारी उम्र लेनी होती है दवाई या इंजेक्शन, क्या होता है? देखिए ये भी डिपेंड करता है। स्टार्ट तो हम हमेशा करते हैं, आप ना हमेशा टारगेट बनाते हैं कि जी ये मेरा टारगेट है, मुझे आपके वेट को 23 के BMI तक लाना है। ठीक है। पहले तो आप ये टारगेट हासिल करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि अब हमने हासिल कर लिया है, अब इसको हम मेंटेन कैसे रखेंगे। तो नॉर्मली टारगेट हासिल करने के लिए GLP थेरापीज़ आर वंडरफुल। जब एक दफ़ा टारगेट हासिल हो जाए उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वेट मेंटेनेंस कैलोरीज देते हैं पेशेंट को। कैलोरीज हमेशा दी जाती हैं। अवेयरनेस सबसे पहले होती है। फिजिकल एक्टिविटी बिना बताए, डाइट बिना बताए हम कभी GLP थेरापीज़ नहीं देते हैं। अगर उससे पेशेंट का वेट मेंटेन रहता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं रहता तो हम लो डोज में GLP थेरापीज़ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये बहुत सालों से अवेलेबल हैं और ये कंपेरेटिवली दूसरी थेरापी से या दूसरी बीमारियों से सेफ है। डॉक्टर साहब डिपेंडेंसी नहीं हो सकती लोगों की कि एटलीस्ट हम ये GLPs ही लेते रहें और हमें खुद कुछ ना करना पड़े, जो कि ऑब्वियसली लेना कौन सा आसान है? मतलब जब हम इन इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं जिनके बहुत सारे ब्रांड्स आपको पता ही होंगे, लाखों की बात आती है। नहीं, ये देखिए, ये अब मैं आपको बताऊं, अब मुझे बताएं। अब यहाँ ये महंगे वाला सवाल तो आउट हो गया ना। उसकी वजह ये है कि ये पहले तो इंपोर्टेड होते थे, 1.5 लाख पौने 2 लाख के बाहर के। तो अब यहाँ भी बन रहे हैं। अब यहाँ हमारी अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गेट्स फार्मा है। अब गेट्स फार्मा जो है वो WHO जेनेवा सर्टिफाइड, पाकिस्तान की सर्टिफाइड एक कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया है। और पाकिस्तानी कोई 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ के अंदर आप GLP लो डोज से हाईएस्ट डोज तक लेके पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पर वीक लगता है, लेकिन ये पर मंथ की थेरापी की बात कर रही है। और ये मैं बात कर रहा हूँ सबसे अच्छी की। अगर हम बात करें ना, 2 तरह की आती है, एक ट्रिजिपेटाइड है, दूसरी सेमाग्लूटाइड है। सेमाग्लूटाइड इज इवन चीपर, वो तकरीबन 10,000 11,000 रुपये पर मंथ में हाईएस्ट थेरापी के ऊपर आप लेके जा सकते हैं। तो वो जो आपकी बात के बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव बिल्कुल हमने सुना, ये तो बड़ी आपने मिसकंसेप्शन जो है ये क्लियर कर लिया। सो पीपल हु एक्चुअली डू नीड सीरियस हेल्प, उनके लिए बड़ी अफोर्डेबल चीज़ भी है। और आप जो बात करिए ना, पीपल डू नीड, एक्चुअली डू नीड, पाकिस्तान की 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज एक्चुअली आइदर ओवरवेट और ओबेस। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, तो एडल्ट पॉपुलेशन के तकरीबन कोई 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली नीड हेल्प है, जिनको डायबिटीज़ से बचने के लिए, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से बचने के लिए, फैटी लिवर से बचने के लिए, घुटनों की खराबी से बचने के लिए। क्योंकि जब एक दफ़ा ये चीज़ें हो जाती है ना, तो डेफिनेटली मॉर्बिडिटी इज़ वे टू हाई। मतलब हम अपने वालिदैन को घुटनों वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो मेरा जेन्युइनली उनसे सवाल था कि मैंने तो बाहर नहीं देखा किसी को, हमारे इतने रिश्तेदार कजन्स हैं कि 85 साल के घुटने ठीक होते हैं। यहाँ हर दूसरे पाकिस्तानी मर्द और औरत के घुटने क्यों खराब हैं? तो उन्होंने ये बताया कि एक वजह वजन भी है। एग्जैक्टली, एक वजह वजन नहीं, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह ही वजन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस लोग जब अचीव हो गया जो टारगेट आप चाहते हैं, वो अचीव हो गया, उसके बाद देन यू डोंट नीड दिस मेडिकेशन एनीमोर, या मेंटेनेंस मेडिकेशन? ये डिपेंड करता है। देखिए, मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस डाइट थेरापी के ऊपर पेशेंट वेट मेंटेन करता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करता तो लो डोज
डोज के अंदर GLPs अब पूरी दुनिया में अप्रूव्ड हैं कि वेरी लो डोज के अंदर आप मतलब GLPs लॉन्ग देना टर्म शुरू साइड कर इफेक्ट्स देते हैं। कुछ नहीं होते। देखिए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में भी दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ होती है जिसे हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। जैसे जैसे डाटा इकट्ठा होता जाता है हमें पता चलता जाता है कि अच्छा इसके ये साइड इफेक्ट, इतना डेटा मिल गया कितने सालों से इस्तेमाल हो रही है? अगर मैं बात करता हूँ ट्रिजिपाटाइड की तो तकरीबन 2 साल, सेमाग्लूटाइड की तकरीबन 5-6 साल, अगर मैं जनरली GLPs की बात करूँ तो पिछले 15-20 साल से ये यूज़ हो रही हैं। तो वो डाटा जो तो लोगों बहुत है। के मतलब हम तो फेसबुक और इंस्टाग्राम लेकिन पे हमने ऐसे तो वैसे कुछ साल पहले ही सुनना पोस्ट ही देखते हैं कि भाई आपके अंधे होने का खदशा है या आपको ना कितने- सिर्फ ये डॉक्टर साहब पोस्ट जब देखते हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं होती कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, कुछ इतनी एविडेंट वेट लॉस नजर आ रहा होता है। एक वेट लॉस नजर आ लोगों रहा में। होता है। ये जो साइड इफेक्ट्स की बात हो रही होती देखिए है, ब्लाइंडनेस जो है ना, अब ये ब्लाइंडनेस का एक सवाल आता है, ठीक है। ब्लाइंडनेस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मरीज हमसे ये पूछता है, मैंने तो वो यूट्यूब चैनल पे देखा था, वो तो कह रहा था कि तुम लगाओगे तो अंधे हो जाओगे और या डिप्रेस हो जाओगे और दीवाने depress हो हो जाओगे, जाओगे, मतलब मेंटली इनस्टेबल हो जाओगे। हमारे मेडिकल में ना जो सबसे सेफ ड्रग या पहली ड्रग होती है डायबिटीज़ की, दैट्स मेटफॉर्मिन, ठीक है। मेटफॉर्मिन कैन काज लिवर फेलियर। हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ग्रेडेड साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कितने रेयर हैं। अगर हम GLP थेरापीज़ की बात करें तो डेटा इकट्ठा हो रहा है। पहले कोहार्ट ने हमें ये बताया कि शायद ये 1 in 10,000 ब्लाइंडनेस करवा सकती है। देन एक मेटा एनालिसिस आया जिसने बताया कि नहीं करवा सकती। देन एक और मेटा एनालिसिस आया जिसने बताया कि शायद 1 in 10,000 से भी कम खतरा है। तो डाटा इकट्ठा हो रहा है जो हमें ये बताता है कि इवन अगर खतरा ब्लाइंडनेस का है भी सही तो वो इतना रेयर है कि शायद मेटफॉर्मिन के लिवर फेलियर के खतरे से भी कम है, जो हम सारा दिन उठा के मेटफॉर्मिन टेबलेट खा रहे होते हैं। तो आप बेनिफिट देखें और फिर आप रिस्क देखें, लेकिन अच्छा, अभी डॉक्टर साहब- कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जी। ब्लाइंडनेस के ऊपर। तो हम अपने पेशेंट को ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आई साइट में इशू हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस में और वो जो मिलियंस ऑफ पेशेंट्स का डाटा है उसमें अभी तक कोई कंक्लूसिव इस एविडेंस किस्म की कोई ब्लाइंडनेस का अलार्मिंग नहीं। चीज नहीं है। फाइनली ये भी बता दें कि एनी डॉक्टर कैन रेकमेंड और आपको GLP या कर खुद से सकते तो हैं। नहीं ना लें खुद आप। से तो ना लें ये तो- हेल्पलाइन पे करके कॉल क्योंकि रब्ता यकीनन करें, अभी क्या आपकी करें? बात सुन के यहाँ बड़ी एक्साइटमेंट हुई होगी लोगों में कि एक तो सस्ती हो गई है एंड वी कैन अब एक्चुअली तो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, अब अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारे देखिए लोग। इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। और रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आइडियली आपका डॉक्टर कंसल्टेंट लेवल का होना चाहिए। देखिए कोई भी आप मेडिसिन किसी को लिखते हो ना तो कुछ कंट्रा इंडिकेशंस होती हैं, किसी खास बंदे को नहीं दे सकते। जैसे ये थेरापी अगर आपके ख़ानदान में किसी को मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड की हिस्ट्री है तो आप नहीं दे सकते, जो एक बहुत रेयर कार्सिनोमा है। अगर आपको पास्ट हिस्ट्री पेनक्रेटाइटिस की है तो आपको काशियसली देना पड़ता है। तो आपका डॉक्टर एटलीस्ट इस लेवल का हो कि वो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री ले, आपसे पूछे भाई ये 2-3 चीज़ें तो नहीं है, फिर वो आपको काउंसल करे कि भाई मैदे में जलन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और अगर होगी तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। प्रॉबेबली मैं रिकमेंड एस्थेटिक क्लिनिक्स के ऊपर या जनरल MBBS डॉक्टर्स ना रिकमेंड करें तो बेटर है, और खुद से तो खुदा के लिए ना लें, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन देखिए मेडिकेशन। व्हाट यू कैन डू इज कि इफ यू हैव दिस इशू तो आप व्हेन यू नेक्स्ट टाइम यू गो टू योर डॉक्टर कंसल्टेंट तो आप खुद भी इंक्वायर कर सकते हैं इस करते हैं, हवाले बिल्कुल से, लोग आस्क करते हैं। इफ इट इज फॉर यू। और मेरा तो ख्याल ये है बड़ी कि इंपॉर्टेंट बात है। हमारी यहाँ यूजुअली की ये जिम्मेदारी, हमारी अम्मियाँ जो है ना पर्टिकुलरली, बच्चे पैदा हो गए उसके बाद जो वजन बढ़ा कम नहीं हुआ, ये हमारी जनरल एक हाउस होल्ड अम्मी एक absolutely. इमेज है, अम्मी जैसे और होती हैं। हमारे यहाँ अम्मियाँ लुक लाइक एन अम्मी, शी हैज टू बी बिग। हाँ, she has to be big. She's usually overweight, including our ammis. Yeah. So आप अपनी अम्मीज़ को लेके जाएं किसी अच्छे कंसल्टेंट के अब्बू पास को भी ले और लो। उनकी ज़िंदगियाँ आसान बनाएं, क्योंकि अम्मियाँ जो शिकायत करती हैं ना कि मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो ये वो आसानी हो डॉक्टर नदीम, थैंक यू फॉर बीइंग thank you, हियर। thanks a lot. और सोचें इस बारे में। द गुड न्यूज़ इज़ कि अब ये अफोर्डेबल हैं और अब लोकल हमारी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं एंड वर्ल्ड क्लास हो रही हैं। सोचने का मौका देते हैं ना।